Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually, today we are going to discuss about non-finite. ये जो non-finite है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर non-finite को सुनने और समझने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो सारा A to Z समाप्त हो जाए। कि सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, यकीन तो लोग तोड़ ही जाते हैं। सीख लो खुद पर भरोसा करने का हुनर, यकीन तो लोग तोड़ ही जाते हैं। सहारे हो कितने भी सच्चे जिंदगी में, सहारे हो कितने भी सच्चे जिंदगी में, साथ एक दिन छोड़ ही जाते हैं। तो हमें अपने आप पर हुनर होना चाहिए और उसी के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप कोशिश करते रहें और मेरे साथ बने रहें और मैं आपको एक से बढ़कर एक आइटम ऐसा पेश करूंगा, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बस देखते ही देखते non-finite को सदा के लिए क्या करेंगे, अपने वश में करेंगे, अपने मुट्ठी में करेंगे। बस आपके दम पर बस थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों लोग सीधे क्या करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं कि non-finite है और non-finite को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म, यानी रूप के विचार से क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग का क्या नाम है, पहला भाग का नाम है फिनाइट वर्ब और दूसरा भाग का क्या नाम है, non-finite वर्ब। यानी एक है अनुशासित क्रिया और दूसरा पार्ट क्या है, अनुशासनहीन क्रिया। तो अनुशासित क्रिया क्या होता है, जो नियम के आधार पर चलता है उसे अनुशासित क्रिया कहते हैं। और जो अनुशासनहीन है यानी वो नियम के आधार पर नहीं चलता है, वैसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुशासनहीन क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब को क्या क्या गया है, दो भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग का नाम क्या है, फिनाइट वर्ब है, जिसे अनुशासित क्रिया बोलते हैं। और दूसरा भाग का नाम क्या है, non-finite वर्ब है, जिसे हम लोग अनुशासनहीन क्रिया कहते हैं। अब ये बारीकी से समझने की बात है कि फिनाइट वर्ब किसको बोलेंगे और non-finite वर्ब किसको बोलेंगे। तो हम उसे डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ बारीकी से फिनाइट वर्ब और non-finite वर्ब को समझते हैं। इसके बाद उसके हर पैटर्न को एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो लिखा है फिनाइट वर्ब, दूसरा है non-finite वर्ब, अनुशासित क्रिया और अनुशासनहीन क्रिया। तो फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं, तुम सबसे पहले इसका डिफिनेशन को समझेंगे। तो व्हाट इज फिनाइट वर्ब, तो इसको हम लिख सकते हैं which verb works in the sentence according to subject number and tense is called finite verb। तो आपको ये समझ में आ गया क्या है, विच वर्ब वर्क्स इन द सेंटेंस, जो क्रिया काम करता है कहां पर, वाक्य में। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा, नंबर के अनुसार काम करेगा और टेंस के अनुसार काम करेगा। यानी ये सिस्टम के आधार पर क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे
जो नियम के आधार पर, पर्सन के आधार पर, नंबर के आधार पर, टेंस के आधार पर वो हमेशा चेंज हुआ करता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब बोलते हैं, यानी अनुशासित क्रिया बोलते हैं। यानी ये अनुशासन में रहता है और उसके नियम के आधार पर वो क्या करता है? बदलने का काम करता है, उसे हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। ये देखते हैं हम लोग कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। फिनाइट वर्ब का अर्थ समझ में आ गया। अब नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, तो नॉन फिनाइट वर्ब का डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब? तो यहाँ बोल सकते हैं कि विच वर्ब डज नॉट वर्क in the sentence according to subject, number and tense, but lives in a same position oblique form is called non-finite verb। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा क्या कि विच वर्ब डज नॉट वर्क इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस, बट लिव्स इन ए सेम पोजीशन ऑब्लिक फॉर्म इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। यानी जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आधार पर, नंबर के आधार पर, टेंस के आधार पर बदलाव नहीं करते, बल्कि वो एक ही पोजीशन में रहते हैं, एक ही फॉर्म में रहा करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, यानी अनुशासनहीन क्रिया कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखेंगे कि फिनाइट वर्ब कहाँ पर होता है और कैसे होता है, और नॉन फिनाइट वर्ब कैसे होता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, इसके बाद आप वो समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, ये आपका एग्जाम्पल्स है, जैसे आई want to go। नेक्स्ट है he wants to go। नेक्स्ट है she wanted to go। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके बीच पेश है और आप इन तमाम सेंटेंस के आधार पर ये बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल फिनाइट वर्ब का है और कौन सा एग्जाम्पल नॉन फिनाइट वर्ब का है। तो बस आप देखते ही देखते क्या कर जाएंगे, ये सेंटेंस को आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आई वांट टू गो, ही वांट्स टू गो, शी वांटेड टू गो। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है और 3 एग्जाम्पल के सहारे पर आपको यह दिखाना है कि फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, आपको ये देखना है कि आई वांट टू गो, ये जो वांट है ये क्या है? एक वर्ब है। वांट क्या है? एक वर्ब है। और ये क्या करता है? ये वांट जो है, ये जो इसका सब्जेक्ट आई है और आई जो सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या होता है? V1 का प्रयोग होता है। यानी ये जो वांट है, यानी ये सब्जेक्ट के आधार पर काम कर रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। क्या होता है? ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के आधार पर काम कर रहा है, ये आपका पर्सन के आधार पर काम कर रहा है और ये आपका टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। यानी ये सभी रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए ये आपका वांट क्या हो जाएगा? ये फिनाइट वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो। ये जो वांट्स आप देख रहे हैं ये क्या है? V5 में है। यानी V5 कब लगता है? तो
ही के साथ, सी के साथ और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेंस के आधार पर भी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये पर्सन के आधार पर काम कर रहा है, और ये नंबर के आधार पर भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी ये जो वांट्स है ये क्या करता है, सब्जेक्ट के आधार पर भी काम कर रहा है, नंबर के आधार पर भी काम कर रहा है, और टेंस के आधार पर भी काम कर रहा है। यानी ये क्या करता है, अनुशासन के नियम का क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वांट्स है ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, सी वांटेड टू गो। सी वांटेड टू गो, ये जो वांटेड है आपको पता है कि जो सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकेंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसने यहाँ पर क्या है, जो वांटेड है ना, ये वांटेड क्या किया है, यहाँ पर सी है, उससे के आधार पर ये सिंपल पास्ट में ये क्या किया है, इसके आधार पर थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए ये V2 लगा। चाहे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता, सेकेंड पर्सन होता, या तो थर्ड पर्सन होता, कोई भी पर्सन होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या किया है, ये टेंस के आधार पर काम कर रहा है, नंबर के आधार पर काम कर रहा है, पर्सन के आधार पर भी ये काम करता है। तो यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये तीनों आपका फिनाइट वर्ब हो गया। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि आई है, पर फर्स्ट पर्सन है फिर भी टू गो लगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन है फिर भी टू गो लगा, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है फिर भी टू गो लगा। लेकिन ये तीनों में क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी कोई किस टेंस के है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आते हों और यदि हम चेयर में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति जब वो मेरे यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना चेयर उसे बैठने के लिए दे देते हैं। तो ये क्या है, एक अनुशासित नियम को दिखाता है, एक अनुशासन को दिखाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, चाहे वो मेरे पिताजी आ रहे हैं फिर भी हम कुर्सी में बैठे हैं, मेरे सर आ गए फिर भी हम कुर्सी में बैठे हैं, मेरे कोई बुजुर्ग आ गए फिर भी मैं कुर्सी में बैठा हूं, यानी मैं क्या हूं, अनुशासनहीन में हूं। तो दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि जब कोई नियम के आधार पर, समय के आधार पर हमेशा क्या करता हो, टेंस के आधार पर, पर्सन के आधार पर, नंबर के आधार पर चेंज होता हो, उसे फिनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन जो क्या अगर एक ही फॉर्म में रहता है, उससे कोई टेंस का, कोई सब्जेक्ट का, कोई नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, उसे नॉन फिनाइट वर्ब कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वांट, वांट्स और वांटेड ये क्या है, आपका फिनाइट वर्ब है। बल्कि टू गो, टू गो, टू गो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है, और ये आपका फिनाइट वर्ब हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो नॉन फिनाइट वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में खंडित किया गया है। तो सबसे पहला भाग का नाम क्या है, इन्फिनिटिव। क्या है, इन्फिनिटिव। दूसरा का क्या नाम है, जीरंड, और तीसरा का क्या नाम है, पार्टिसिपल। यानी फर्स्ट का नाम है इन्फिनिटिव, सेकेंड का नाम है जीरंड, और थर्ड का नाम है पार्टिसिपल। यानी ये नॉन फिनाइट का तीनों भाग है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। पहले इन्फिनिटिव को देखेंगे, इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, फिर पार्टिसिपल को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। तो मैं लिखा हूं कि व्हाट इज एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव ये क्या होता है, ये सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब का मेन रूप है। क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब का मेन रूप है। इन्फिनिटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, इट लिव्स ऑलवेज विथ टू फॉर्म। यानी इन्फिनिटिव क्या होता है, ये वर्ब का मूल रूप है, और ये हमेशा क्या करता है, 2 + V1 के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज द मेन
form of the verb and it lives always with to form। तो मैंने क्या लिखा, अन इन्फिनिटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इन्फिनिटिव क्या है, ये मेन फॉर्म है किसका, वर्ब का। एंड इट लिव्स ऑलवेज विथ टू फॉर्म, और ये हमेशा क्या करता है, टू फॉर्म के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल पे आप बोल सकते हैं, जैसे टू गो, टू कम, टू सी, टू लव, टू कट, कोई भी वर्ब होगा, जब आप देखेंगे कि टू के साथ में V1 हो, यानी क्या होगा, ये टू प्लस V1 फॉर्म में रहा करेगा, तो ये आपका क्या होगा, ये इन्फिनिटिव होगा। और इन्फिनिटिव जब भी रहता है तो ये मेन फॉर्म होता है, और ये हमेशा टू प्लस V1 के साथ रहेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसे वर्ब का मूल क्रिया भी बोलते हैं, यानी मूल फॉर्म भी बोला जाता है। तो इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव इज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या है, मुख्य रूप है, और ये क्या करता है, हमेशा टू फॉर्म के साथ रहा करता है, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू गो, टू कम, टू सी, टू लव, टू कट, ये जो भी वर्ब होगा आप ये देखेंगे कि ये हमेशा अपना मूला रूप अवस्था में रहा करता है, यानी मूल अवस्था में रहने का काम करता है, इसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इन्फिनिटिव को क्या क्या है, दो भागों में बांटा गया है। इन्फिनिटिव का क्या क्या है, दो भागों में बांटा गया है। तो एक क्या है, उसे एक सिंपल इन्फिनिटिव बोलते हैं, और दूसरा क्या है, उसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव बोलते हैं। पहला का क्या नाम है, सिंपल इन्फिनिटिव, और दूसरा का क्या नाम है, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। तो इन दोनों पार्ट को हम अभी क्या करेंगे, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं कि सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है। देखेंगे हम लोग ये जो द इन्फिनिटिव इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहला आप समझते हैं कि ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, वो है सिंपल इन्फिनिटिव, जिसे हम लोग नाउन इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, जिसे जिरेंडियल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। यानी पहला नाम क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसे लोग नाउन इन्फिनिटिव के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, जिसे हम लोग जिरेंडियल इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। तो इन्फिनिटिव का दो पार्ट्स हो गया, सिंपल इन्फिनिटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन्फिनिटिव को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल इन्फिनिटिव इज क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स। ये जो सिंपल इन्फिनिटिव है, इसको चार पार्ट में बांटा गया है। सिंपल इन्फिनिटिव को चार पार्ट में बांटा गया है। नंबर वन क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा है किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ट्रांजिटिव वर्ब का आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म हो, तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका काम होता है। नेक्स्ट है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी ये पूरक के रूप में ये क्या करेगा, काम करेगा। कौन, तो सिंपल इन्फिनिटिव। और नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी ये चार फॉर्म के आधार पर क्या करेंगे, सिंपल इन्फिनिटिव को हम लोग बांटने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। ये जो टू वॉक है, इज एन एक्सरसाइज, ये जो टू वॉक आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। यदि हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो बोल सकते हैं कि राम इज ए स्टूडेंट। तो राम जैसे वहां पर प्रयोग हुआ था, तो वहां पर क्या हो गया, उसी के आधार पर क्या किया है, ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर ये क्या कर रहा है, टू वॉक काम कर रहा है। और टू वॉक का अर्थ क्या होता है, वो टहलना होता है। और जब भी आप देखेंगे कि नाम में यदि वो क्या करता हो, अंत करता हो, तो क्या होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। और यहाँ पर ये सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं टू वॉक क्या है, तो ये क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है। और किसके साथ काम कर रहा है,
तो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये क्या काम कर रहा है, यानी आप किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये जो 2 + V1 है वो सब्जेक्ट में लगा, तो यही 2 + V1 को क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कौन? तो सिंपल इन्फिनिटिव काम करेगा। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये जो आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये जो चिल्ड्रन है ना, तो ये चिल्ड्रन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने क्या किया है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टू प्ले आप देख रहे हैं ये क्या काम कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब यूज हो रहा था तो ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यही ये क्या होता है जब ये अंत में काम कर रहा है तो यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसे हम कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये सिंपल इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। अगला है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, पूरक का अर्थ है पूरा करने वाला। जैसे हम समझते हैं कि मान लीजिए ये जो चेन है ना, आप समझ सकते हैं कि ये जो चेन है, ये चेन क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जोड़ने का काम करता है, ये जो क्या है वो जोड़ने का काम करता है, यानी दोनों अलग अलग पार्ट है और दोनों को क्या करता है एक जोड़ने का काम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं पूरक बोलते हैं। व्यक्ति है, मैं भी अलग व्यक्ति हूँ, लेकिन ये जो मेरा मन है, मेरी जो इच्छा है, ये दोनों के संबंध को क्या करता है जोड़ने का काम करता है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा काम करेगा। आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, यानी मेरी इच्छा है कि मैं उससे क्या करूं, पुनः एक बार मिलूं। यानी ये जो टू सी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों के संबंध को जोड़ने का काम करता है और इसीलिए ये क्या है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। यानी माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, यानी मैं अलग हूं वो भी अलग है और दोनों के संबंध को क्या करना चाहता है, मेरी इच्छा जोड़ना चाहता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब नेक्स्ट है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन अनंत है, लेकिन उन सभी प्रीपोजिशन के बाद जब 2 + V1 का प्रयोग होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिंपल इन्फिनिटिव के जैसा प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आप ही इज अबाउट टू डाई। हम लिखते हैं कि ही इज अबाउट टू डाई। ये जो अबाउट है ना, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है, अबाउट आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया, 2 + V1 का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ। तो दोस्तों आपको शॉर्ट में ये समझना है कि जो इन्फिनिटिव होता है ना, ये जो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव का 2 पार्ट होता है। एक को आप सिंपल इन्फिनिटिव बोल सकते हैं या तो उसको नाउन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है, दूसरा को क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव बोल सकते हैं या तो उसको जेरेंडियल इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। तो अब सिंपल इन्फिनिटिव का क्या है, 4 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट का क्या नाम है, सबसे पहला पार्ट का नाम है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। पहला का नाम क्या है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना क्या है, एक व्यायाम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करेगा, ये फर्स्ट में यूज होगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट यानी अंत में इसका प्रयोग होगा। तो मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ये टू प्ले क्या हो गया आपका, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तीसरा आपका नंबर क्या है, वो है किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, दो के संबंध को जोड़ने वाला, यानी दो की समस्या का निदान करने वाला, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं अलग हूं और वो अलग है और मेरा इच्छा कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं उनको एक बार पुनः उससे मिलूं या तो उसको देखूं। तो ये क्या करता है, मेरा मन क्या करता है, ये दोनों के संबंध को जोड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा,
पूरक का काम करेगा, ये कंप्लीमेंट का काम करेगा। जैसे माय डिजायर इज टू सी हर अगेन, यानी उसको पुनः देखने का क्या करता है, मेरा इच्छा करता है, मन करता है। और चौथा आपका क्या हो गया, किसी क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, से ही इज अबाउट टू डाई, अबाउट क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया, और अबाउट के बाद जो 2 + V1 का प्रयोग किया गया है ये आपका क्या हो जाता है, ये सिंपल इन्फिनिटिव हो जाता है। तो सिंपल इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 तरह से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और चौथा प्रीपोजिशन के बाद। अब देखेंगे व्हाट इज क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव किससे बोला जाता है, तो बोल सकते हैं व्हेन इन्फिनिटिव is used to qualify noun, verb, adjective, oblique, sentence is called qualifying infinitive। तो क्या करना है, व्हेन इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग क्वालिफाई करने के लिए किसको, तो नाउन को, या तो वर्ब को, या तो एडजेक्टिव को, या तो सेंटेंस को। तो नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी क्या करेगा, क्वालिफाई कर सकता है, या तो सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं। ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में, यानी ये क्या करेगा, एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करेगा। यानी एडवर्ब का अर्थ आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को या तो एडजेक्टिव को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, वी ईट टू लिव, ये जो टू लिव है ना, आप समझ सकते हैं कि वी ईट टू लिव, तो ये क्या करता है, इसका अर्थ है कि हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, किसके लिए, तो हम लोग जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी हम लोग खाते हैं भोजन, तो किसके लिए, तो जिंदा रहने के लिए। तो इसका ये क्या हो गया, एक एडवर्ब के जैसा क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, ये जो टू हेल्प है ना, तो आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है और मैं कोई और हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड का हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, ये एक एडवर्ब की तरह यानी काम कर रहा है। यानी ये क्या करता है, एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये वर्ब है लेकिन इसको क्या कर रहा है, एडवर्ब की तरह क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं किसके लिए, तो जिंदा रहने के लिए। दूसरा, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, यानी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये किसी एडवर्ब की तरह वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अगला देखेंगे हम लोग कि एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, यानी एक एडजेक्टिव को क्या करेगा, एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करेगा। जैसे ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, यहाँ पर ये जो स्लो है ना, आप देख सकते हैं कि स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको कैसे काम करा रहा है, तो एडवर्ब की तरह काम करवा रहा है। नेक्स्ट है, दे आर एनेक्सियस टू लर्न, दे आर एनेक्सियस टू लर्न, ये जो यहाँ पर टू लर्न है, यानी एनेक्सियस क्या है, माना जाए तो एक क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव है, इन इस एडजेक्टिव को क्या करता है, एडवर्ब की तरह क्या कर रहा है, इसे काम करवा रहा है। नेक्स्ट है कि एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, जैसे वी हैव नो हाउस टू लिव इन, यानी ये जो है ना, वी हैव नो हाउस, हम लोग के पास क्या है, घर नहीं है, तो किसके लिए, टू लिव इन, तो रहने के लिए। तो ये हाउस क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया, और नाउन को क्या कर रहा है, किसी एडजेक्टिव की तरह क्या करा रहा है, ये काम करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वी हैव नो हाउस टू लिव इन, हम लोग के पास घर नहीं है, किसके लिए, तो रहने के लिए। अगला देखते हैं, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, मैं मिल्क चाहता हूँ, किसके लिए, तो पीने के लिए। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि एक एडजेक्टिव की तरह, यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता को बतलाता है। तो एडजेक्टिव की तरह क्या है, किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, ये है नाउन,
नाउन को क्या करा है, क्वालिफाई करा रहा है, किसके लिए, किसके जैसा, तो एडजेक्टिव के जैसा। जैसे हाउस क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये अभी काम किस जैसा कर रहा है, तो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। यहाँ आप देखते हैं ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क क्या है, एक नाउन है, लेकिन मिल्क को कैसे काम करा रहा है, तो एक एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे टू टेल यू द ट्रूथ, यानी आप यदि मुझे ये सच्चाई बताए होते, तो क्या करते, आई हैव नेवर लाइक्ड हर, मैं उससे लाइक नहीं करता। तो कहने का अर्थ हुआ ये पूरे सेंटेंस को क्या करता है, क्वालिफाई कर रहा है। पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक एडजेक्टिव की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इसका हम क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा किसके जैसा, एडवर्ब की तरह। तो यहाँ पर हो गया होगी इट टू लिव, आई वांट टू हेल्प माय फ्रेंड, यानी ये क्या करता है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे हम लोग खाते हैं तो जिंदा रहने के लिए, इसका एक कोई सिंपल वर्ब नहीं है, बल्कि इसका कुछ अर्थ विशेष है। अगला है कि एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, तो ही इज स्लो टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट है दे आर एनेक्सियस टू लर्न। नेक्स्ट है एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, यानी ये क्या है, एक नाउन जैसा है, लेकिन ये काम को जैसा कर रहा है, तो एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, किसी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी क्वालिफाइंग इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे टू टेल यू द ट्रूथ, आप यदि ये सच्चाई बताए होते, आई हैव नेवर लाइक्ड हर, मैं उससे कभी लाइक नहीं करता, यानी ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आप क्या करें, इस प्रकार के सेंटेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और एक बार दो बार समझते रहेंगे, तो आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।